दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सक्रीशन के बारे में डिटेल से बताया है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीशन होता क्या है और ह्यूमंस में जो एक्सक्रीशन होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ों का एक्सक्रीट होता है, बॉडी से कौन कौन से ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनको हम निकालते हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा कि एक्सक्रीशन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। दोस्तों, जैसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होता है वेस्ट मटेरियल्स का, वैसे ही प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है। प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है तो उसको हम जनरली बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। दोस्तों, ट्रांसपीरेशन को हम वैसे हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जनरली इसको बोलना चाहिए वेपोराइजेशन, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्लांट्स के एक्सक्रीशन को हम ट्रांसपीरेशन कह सकते हैं। और इसमें इसका मतलब ये होता है कि पौधों में भाप या पसीने का निकास, यानी जैसे हमारी बॉडी से क्या होता है कि पसीना निकलता है, वैसे ही प्लांट्स में भी क्या होता है कि पसीना निकलता है। बट वहाँ पे पसीना तो नहीं कह सकते, वहाँ पर जो निकलता है वो वेपर निकलता है। जैसा कि आपने देखा कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। और साथ ही उसके अलावा जो उनकी बॉडी से जो वाटर जो उन्होंने लिया अपने रूट्स वगैरह में से, वाटर जो उन्होंने लिया अपने फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए, तो वो सभी वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। उनमें से वो लगभग 90 से 95% वाटर को अपनी बॉडी से क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, जो कि वेपर के फॉर्म में यानी भाप के रूप में बाहर निकालते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इसी को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम कि पौधे मृदा से जल एवं खनिज पदार्थों का निरंतर अवशोषण करते रहते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा कर सके। और पौधे अवशोषित जल का लगभग 1 से 5% अपनी जैविक क्रियाओं में प्रयोग करते हैं। जैविक क्रिया कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस में। तो दोस्तों, क्या करते हैं कि उन लोगों ने अपने जो भी रूट्स में से वाटर लिया और मिनरल्स लिया, और इसका यूज़ करके आपको पता है सनलाइट की प्रेजेंस में फिर क्या करते हैं वो लोग अपने ग्रीन लीव्स के स्टोमेटा में फूड बनाते हैं, जो कि ग्लूकोज होता है, और जिसका यूज़ वो करते हैं अपने आप को ग्रोथ करने में और प्लांट्स को और आगे बढ़ाने में। तो यहाँ पर क्या है कि फोटोसिंथेसिस से केवल 1 से 5% ही वाटर का यूज़ होता है ना, तो बाकी वाटर तो उसको निकालना पड़ेगा। तो शेष जल पौधों के वायवीय भागों से जलवाष्प के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है या बाहर निकल जाता है। और पौधों के वायवीय भागों में होने वाले जल हानि को ही हम वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहते हैं, यानी ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स कहते हैं। यानी कि क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके जो भी लीव्स होते हैं, इसके अलावा जो उनके वायवीय भाग मतलब जो ऊपर की साइड की जो पोर्शन होते हैं, जैसे लीव्स वगैरह जो है, उनसे जो भी वाटर का बाहर निकलना यानी जल हानि का होना ही, वाटर का लॉस होना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। दोस्तों, ट्रांसपीरेशन जो प्लांट्स में होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। ट्रांसपीरेशन प्लांट्स में केवल लीफ से ही नहीं होते, बल्कि उसके कई पार्ट्स होते हैं जो कि ट्रांसपीरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ट्रांसपीरेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन मीन्स स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। ये क्या होता है, पत्तियों में पोर्स होते हैं दोस्तों, छेद होता है, रंध्र होता है, और रंध्र पत्तियों पर पाए जाते हैं, और रंध्रों से ही जलवाष्प विसरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। और लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्रों से होता है, यानी 90% जो ट्रांसपीरेशन होता है वो लीव्स के स्टोमेटा से होता है। तो स्टोमेटास क्या होते हैं अभी हम देखेंगे। तो पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं क्यूटिक्युलर ट्रांसपीरेशन। ये उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं उनके बाह्य त्वचा पर उपत्वचा या उपचर्म की परत पाई जाती है। जैसे कि प्लांट्स के ऊपर जो होती है स्किन पे लेयर पाई जाती है, जो 3 से 9% वाष्पोत्सर्जन मतलब जलवाष्प उपत्वचा से विसरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। यानी कि उनकी बाहरी जो लेयर होती है उस पर भी क्या होती है, एक मतलब कि क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन वहाँ पर होता है, एक लेयर पाई जाती है उनके स्किन पर, जहाँ से क्या होता है ट्रांसपीरेशन होता है और एटमॉस्फेयर में वाटर चला जाता है
है वेपर के फॉर्म में। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये क्या होता है? लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। इसमें क्या होता है कि कोष्ठीय पौधों के तने और शाखाओं पर उपस्थित वातरंध्रों से कुछ जलवाष्प यानी 1% लगभग ट्रांसपीरेशन यहाँ से होता है। जैसे कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, उसके जो स्टेम्स और उसके साथ ही जो ब्रांचेज होते हैं, उनमें से भी क्या होता है, छोटे छोटे उनमें भी पोर्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी की स्किन में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, वैसे ही इनमें भी लेयर होता है और लेयर्स में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। उन्हीं में से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट्स में। फिर यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि स्टोमेटा क्या होता है, पर्णरंध्र जिसे हम कहते हैं, कि पत्ती तथा अन्य हरे मुलायम वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में पर्णरंध्र पाए जाते हैं। ये पर्णरंध्र होता क्या है, तो जैसे कि आप पहले क्या करिए, इसको एक इमेज के थ्रू समझिए। तो आप स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे होंगे जिसमें आपको दिख रहा है कि एक लिखा है स्टोमेटा ओपन और दूसरा लिखा है स्टोमेटा क्लोज्ड। दोस्तों यहाँ पर जो स्टोमेटाज होते हैं ये ऑल टाइम ओपन नहीं रहते हैं। अगर ऑल टाइम ओपन रहेंगे तो ऑल टाइम वाटर जो होगा वो प्लांट्स से बाहर निकलता चला जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट्स में क्या हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी। तो वाटर की कमी ना हो, इस वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टोमेटा जो है वो हमेशा ओपन नहीं होता है। तो इसे ओपन और क्लोज करने का काम कौन करते हैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो होते हैं ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गार्ड क्या करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं ताकि हमारे घर में सभी एंटर ना कर सके, सभी लोग ना आ जा सकें। तो वहाँ पर क्या जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वही सिर्फ अंदर आती हैं। तो यहाँ भी यही है कि जो ज़रूरी है वही सिर्फ अंदर आएंगे। यानी कि ज़रूरी क्या है कि यहाँ पर कुछ अंदर, जैसे कि यहाँ से क्या होता है, इसी में से एंटर करते हैं, गार्ड सेल्स में से ही ऑक्सीजन वगैरह भी यहीं से एंटर करते हैं और साथ ही यहीं से वाटर का जो वेपर फॉर्म से यहीं से निकलना भी होता है। तो ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं प्लांट्स में, जो कि स्टोमेटा में पाए जाते हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे इसमें वैक्यूल्स भी होता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्लोरोप्लास्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा इसका एपिडर्मियल, इसमें क्या होता है, सेल होती है, यानी कि इसमें भी क्या होता है, स्किन होता है। और यहाँ पर भी आउटर लेयर, आउटर थिन वॉल होता है। देन यहाँ पर इनर थिक वॉल होता है। यहाँ का जो मतलब जो एरिया है स्टोमेटा में, जो पोर्स होते हैं, पोर्स में न्यूक्लियस भी पाया जाता है। दोस्तों स्टोमेटा में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। जो ये हमारे क्या होते हैं प्लांट्स में, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टोमेटा कितना हेल्पफुल होता है ट्रांसपीरेशन करने के लिए, यानी वाष्पोत्सर्जन को करने के लिए, जो कि हमारे प्लांट्स में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें ट्रांसपीरेशन करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल स्टोमेटा होता है। और पत्ती तथा अन्य हरे मुलायम वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में पर्णरंध्र पाए जाते हैं। स्टोमेटा सभी जितने भी ग्रीन लीव्स होती हैं, उनके जितने भी हरे पार्ट्स होते हैं ना, उन सब में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्टोमेटा के फंक्शन को। तो सबसे पहला काम तो आपको पता है कि इसका काम क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन करना यानी ट्रांसपीरेशन करना। और दूसरा काम होता है वात विनिमय, यानी कि जैसे कि इसमें क्या होता है, O2 CO2 आता जाता रहता है, तो उसको क्या करता है, मेंटेन रखना। जैसे कि होता है कि गैसों का आदान प्रदान पर्णरंध्रों के द्वारा होता है, यानी कि स्टोमेटा के द्वारा होता है, और ये श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। दोस्तों आपको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, O2 को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, किस प्रोसेस में, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और जो इसका रेस्पिरेशन होता है सेम हमारी तरह ही होता है रेस्पिरेशन, ये भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो एनवायरनमेंट में तो फिर ज़्यादा हो जाएगा इसकी मात्रा, तो ऐसा नहीं है। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो जो CO2 को रिलीज करते हैं उसके कंपैरिजन में जो उसने CO2 लिया फोटोसिंथेसिस में वो बहुत ज़्यादा होता है। वो जो CO2 लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने में वो काफ़ी मात्रा में लेते हैं, और ऑक्सीजन का जो रिलीज करते हैं वो फोटोसिंथेसिस में
उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से क्या होता है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मेंटेनेंस बनी रहती है और श्वसन में ये जो भी ऑक्सीजन को लेते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं। और आपको पता है, मैंने बताया भी है अभी प्रीवियस वीडियो में भी आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, कि प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में होता है ह्यूमन के कंपैरिजन में या फिर एनिमल्स के कंपैरिजन में। तो इस तरह से आपने देखा कि प्लांट्स जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए और सारे इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन को जो भी इफेक्टिव करने वाले फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायु की आर्द्रता। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में नमी है तो ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम होगा, स्लो होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है इन दोनों में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अगर एनवायरनमेंट में हमारे जो भी एयर है, अगर वो वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो ट्रांसपिरेशन बहुत ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है, आप समझ सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन इस पे रिस्पॉन्सिबल है। किस पे डिपेंड करता है, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी पे। देन डिपेंड करता है ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा इन्वायरमेंट में तो ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको भी पता है कि जितनी तेज़ी से अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स हीट होंगे उतनी तेज़ी से उनके पार्टिकल्स मूव करेंगे और काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और जो प्रोसेस होगा वेपराइजेशन का वो उतना ही फास्ट होगा। तो वही चीज़ प्लांट्स में भी है कि टेम्परेचर जितना तेज़ी से बढ़ेगा उतने ही प्लांट्स में पाए जाने वाले जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी मूव करेंगे और ट्रांसपिरेशन भी उतना ही फास्ट होगा। देन यहाँ पर डिपेंड करता है वायु की गति पर। वायु की गति के कारण पौधों के समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु की आर्द्रता कम बनी रहती है, यानी वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे जैसे एयर का जो स्पीड है अगर वो बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। देन ये डिपेंड करता है वायु दाब पर। वायु का दाब कम होने पर वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है और वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि उसके अंदर जो भी वेपर को एक्सेप्ट करने की जो भी पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन भी बढ़ने लगेगा इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रांसपिरेशन प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। देन ये डिपेंड करता है प्रकाश की तीव्रता पर, यानी रात्रि में स्टोमेटा बंद रहते हैं और प्रकाश में स्टोमेटा खुले रहते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन इज प्रोपोर्शनल टू प्रकाश की तीव्रता, ट्रांसपिरेशन इज प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी। दोस्तों यहाँ पर क्या है, लाइट की तीव्रता जितनी भी ज़्यादा होगी उतनी ही तेज़ी से वाष्पोत्सर्जन होगा। कहने का मतलब आपको ये सिंपली मैं बता दूँ कि जितना तेज़ सनलाइट प्रेजेंट होगा उतना ही तेज़ ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि ये दिन में होते हैं, क्योंकि दिन में ही क्या होता है, स्टोमेटा खुले रहते हैं और रात में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन जो है वो डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, या कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो आप अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखा करिए दोस्तों, आपका तभी कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो पाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमंस में कैसे एक्सक्रीशन होता है और उसके लिए कौन सा बॉडी पार्ट होता है जो कि एक्सक्रीशन करता है। दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक्सक्रीशन होता क्या है। देन हमने देखा नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, पौधों में किस टाइप से उत्सर्जन होता है हमने वो देखा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मनुष्यों में उत्सर्जन कैसे होता है। उसके पहले हम एक बार यहाँ पर ये देख लेते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। तो शरीर के विभिन्न प्रकार के वर्ज्य पदार्थों यानी वेस्ट मटेरियल्स को लिक्विड के फॉर्म में शरीर से बाहर निकालने के लिए उपयोग में आए सिस्टम को ही हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। दोस्तों यहाँ हम देखेंगे ह्यूमंस एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पर क्या है कि ह्यूमंस बॉडी में 2 टाइप्स का एक्सक्रीशन मेनली होता है। वैसे तो बहुत सारी
चीज़ें निकलती हैं और मैंने एक्सक्रीशन में आपको बहुत डिटेल से बताया। आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं कि वहाँ पर मैंने बताया किन किन चीज़ों का एक्सक्रीशन होता है ह्यूमंस की बॉडी से, और साथ ही प्लांट्स में भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे दो टाइप्स का एक्सक्रीशन मेनली होता है, एक तो कार्बनिक, दूसरा नाइट्रोजनी। कार्बनिक में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने एसिडिक नेचर के कारण ही इसको क्या करना पड़ता है, बॉडी से निकालना पड़ता है। और इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये सेल्स को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे, अगर इसे हम अपनी बॉडी से नहीं निकालेंगे तो। और इसका एक्सक्रीशन आपको पता है कौन करते हैं, फेफड़े करते हैं। आपने देखा भी लंग्स का, हमने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ही अच्छे से बताया। फिर यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ का। तो ये जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं इसमें अमोनिया होता है, यूरिया होता है और यूरिक अम्ल होता है। यूरिक अम्ल क्या होता है, इसको निकालने वाले जो भी अंग होते हैं उसको हम, मतलब जो इसको निकालता है उसको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। दोस्तों अमोनिया को निकालने के लिए ज़्यादा H2O चाहिए, वाटर चाहिए, इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया का ज़्यादातर एक्सक्रीशन करते हैं, अमोनिया निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो निकालते हैं जहाँ से उसे हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। जैसे आपने देखा यूरिया को कौन निकालता है, यूरिकोटैलिक, वैसे यहाँ पर अमोनिया को जो निकालते हैं जो जलीय जीव होते हैं उसको बोलते हैं अमोनोटैलिक। और यूरिन में क्या होता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी कि यूरिन में स्मेल नहीं आती है। स्मेल कब आती है, जब यही यूरिन क्या होता है, यूरिया निकालता है। जैसे यूरिन से क्या होता है, जब यूरिया निकलती है और यही यूरिया जब हमारे एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया क्या होती है उनके रिएक्ट में आती है, बैक्टीरिया से रिएक्शन करता है, तब बनता है अमोनिया, और इसी से स्मेल आती है। और इसको निकालने वाले को हम बोलते हैं यूरियोटैलिक या यूरिकोटैलिक, अभी आपको मैंने बताया। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और पता चल रही है कि यूरिया में क्या होता है, 0.2% ये यूरिया होता है हमारे यूरिन में, और 95% क्या होता है, वाटर होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं यूरिन में क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी दोस्तों क्या होता है, वेस्ट मटेरियल्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स होता है और वाटर वगैरह तो 95% है, सॉल्ट्स वगैरह भी होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन मेनली करता कौन है, यूरिया का एक्सक्रीशन कौन करता है ह्यूमंस में, तो 1 पेयर किडनी हमारी बॉडी में होती है। दोस्तों ये जो किडनी होती है इसका एक स्ट्रक्चर हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका वेट होता है वो लगभग हमारा 150 ग्राम का होता है, और हमारी बॉडी से एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे एक्सक्रीट होता है। इसका जो साइज़ है ये क्या है, 5.5 इंच मोटा होता है, 4 से 5 इंच लगभग ये लंबा होता है, और 2 इंच इसकी चौड़ाई होती है हमारे किडनी की। और इसका वेट यहाँ पे 140 से 150 के अप्रॉक्स आप मान सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि इसका जो ये स्ट्रक्चर होता है, बाहरी स्ट्रक्चर जो दिख रहा है यहाँ पर ये आपको कॉन्वेक्स के जैसा दिखेगा, और इंटरनली जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉन्केव लेंस के जैसे, यानी कि अवतल लेंस के जैसे होता है। और इसके बाहरी स्ट्रक्चर को हम कार्डिक्स बोलते हैं। और जहाँ पर जो आपको ये नलिकाएं दिख रही हैं दोस्तों, इस नलिकाओं को हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। और इसके अलावा यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ मेड्यूला, इसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं इसका, हमारी किडनी का। और एक चीज़ आपको यहाँ पर पता चलेगी दोस्तों कि यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का क्या होता है, पीला रंग होता है। और जो फ्रेश यूरिन होती है उसका जो पीएच होता है वो 4.5 से 6.5 के अप्रॉक्स, या फिर 5.5 भी आप बोल सकते हैं, इतना होना चाहिए। और एक हमारी बॉडी में होता है वैसोप्रेसिन, जिसे हम एडीएच कहते हैं। इससे क्या होता है, वैसोप्रेसिन बॉडी में वाटर लेवल को ही मेंटेन रखता है, जिससे बॉडी में पानी की कमी होने पर ही हमारा जो यूरिन होता है वो येलो कलर का निकलता है। दोस्तों आपने देखा होगा जैसे ही बॉडी में कमी हो जाती है वाटर की, तो वहाँ पर क्या होता है, वैसोप्रेसिन निकलता है। वैसोप्रेसिन की वजह से क्या होता है, ये वाटर लेवल को मेंटेन रखता है। और कमी को, अगर वाटर की कमी है बॉडी में, तो वहाँ पर क्या होगा कि यूरिन से क्या होगा, सिर्फ येलो कलर का ही मटेरियल निकलेगा, वाटर का वहाँ पर जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। एक बात और बताना चाहूँगी दोस्तों कि वैसोप्रेसिन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और साथ ही ये जो वैसोप्रेसिन होता है ये हमारी बॉडी में वाटर लेवल को क्या करता है, मेंटेन रखता है, ताकि जब डिहाइड्रेशन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है या डिहाइड्रेशन होता है तो वहाँ पर वाटर लेवल को मेंटेन रखा जाता है वैसोप्रेसिन के द्वारा। इसका फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए क्या होता है, आप उसको लिख लीजिए।
एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। दोस्तों, अब मैं आपको किडनी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। किडनी में क्या होता है, किडनी का स्ट्रक्चर आप देखिए पहले कि किडनी में आप देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में क्या होता है, 1 पेयर किडनी होती है, 2 जोड़ी होती है और इसका साइज़ जो है थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। आप देख रहे हैं कि क्या है कि एक किडनी का जो राइट वाली किडनी है इसका साइज़ थोड़ा नीचे है और लेफ़्ट वाली का थोड़ा सा ऊपर है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो इधर वाली किडनी होती है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी बॉडी में वर्क करता है उस सिस्टम की वजह से ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है, बस ऐसा और कोई रीज़न नहीं है। और इसीलिए क्या होता है, इसका साइज़ थोड़ा आपको ऊपर नीचे या छोटा बड़ा दिख रहा होगा। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 पाइप्स दिख रही है। एक जो होती है इसे हम रीनल आर्टरी बोलते हैं यानी कि वृक्क धमनी, दूसरी क्या है रीनल वेन, वृक्क शिरा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पाइप्स गया है यहाँ पर किडनी से, ये हमारी राइट किडनी है, ये हमारी लेफ़्ट किडनी है और ये जो पाइप है इसे हम बोलते हैं यूरेटर पाइप्स। देन यहाँ पर बोलते हैं इसको यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या होता है, ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरेथ्रा। मैंने आपको इसलिए हिंदी नहीं बताई इन सब की ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों हिंदी से अच्छा आप इसका इंग्लिश में ज़्यादा लर्न करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी इनकी इतनी टफ है कि भूल जाते हैं इंसान। तो यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं, यूरेटर पाइप्स को आप बोल सकते हैं मूत्र नली, और ये है हमारी मूत्र की थैली और देन यहाँ पर निकलता है मूत्राशय या मूत्र मार्ग जिसे हम कहते हैं। तो अगर आपको लिखना है तो आप हिंदी इसकी लिख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारे रीनल आर्टरी है ना, इसी को हम किडनी आर्टरी भी बोलते हैं या इसको हम एरोटा आर्टरी भी बोलते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको हार्ट पढ़ाया था, हार्ट में मैंने आपको एरोटा पढ़ाया था। एरोटा क्या होता है, वो एक ऐसी आर्टरी थी जो कि पूरी बॉडी में क्या करती, फ्रेश ब्लड को एक्सक्रीट करती थी, फ्रेश ब्लड को लेके जाती थी। अब यहाँ पर क्या है कि इसको हम बोलते हैं एरोटा आर्टरी और ये हमारी किडनी आर्टरी भी है। तो ये जो हमारे रीनल वेन है इसे हम बोलते हैं किडनी वेन। अब आप इनका फंक्शन एक बार यहाँ से देख लीजिए, ओवरव्यू। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपकी, इसको हम कह सकते हैं कि ये इम्प्योर ब्लड है। अब आप सोच रहे होंगे कि है तो ये आर्टरी और पाल्मोनरी आर्टरी के अलावा तो कोई भी ऐसी आर्टरी नहीं जिसमें इम्प्योर ब्लड हो। तो दोस्तों इम्प्योर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है यानी प्योर ब्लड है, बट इसके साथ अभी वेस्ट मटेरियल्स भी मिले हुए हैं। वेस्ट मटेरियल्स कहने का मतलब है कि अभी इसमें हमारा जो है मिनरल्स है, वाटर है, इसके अलावा सॉल्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी मिली हुई हैं। अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ये सभी इसमें मिली है। ये है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ये है तो प्योर ब्लड, बट इस ब्लड में क्या है कि कुछ वेस्ट मटेरियल्स मिलने की वजह से इसे हम इम्प्योर बोल देते हैं। और यहाँ पर क्या है कि ये किडनी में लाती है। जैसे ये जो ब्लड होती है ना, ये ब्लड आप देख रहे हैं, इसका जो एरो का डायरेक्शन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड वाली एरो को देखिए, यहाँ पर नीचे साइड में, डेट मीन्स कि ये जो पूरी बॉडी से ब्लड वो आता कहाँ पे, किडनी में आता है। लेफ्ट से राइट किडनी दोनों साइड में आप देख रहे हैं, ये इधर पाइप से या इधर पाइप से जुड़ी हुई है। फिर दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि रीनल वेन, रीनल वेन को हमने यहाँ पर प्योर वेन, प्योर ब्लड क्यों कहा है? प्योर ब्लड इसलिए कहा है क्योंकि ये जो है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ इसमें प्रोटीन भी है इस ब्लड में। तो ये क्या करता है, ये किडनी में से रक्त और प्रोटीन बाहर ले जाता है, ये वाला वेन, इसीलिए हम इसे बोलते हैं रीनल वेन। और दोस्तों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो हमारा रीनल वेन यानी वृक्क शिरा है ये क्या करता है। सबसे पहले आप तो देखिए कि यहाँ पर जो ब्लड आया हमारा वेस्ट मटेरियल्स के साथ में, यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें जो है एक फंक्शनल यूनिट होती है किडनी में। किडनी कुछ करती नहीं है, किडनी का मेन फंक्शन जो है वो नेफ्रॉन्स करते हैं। नेफ्रॉन्स क्या होता है, ये किडनी की एक कार्यात्मक इकाई है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि वर्किंग फंक्शन होता है किडनी का, जिसका लगभग 1 मिलियंस में ये हमारे होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी किडनी में 1.2 अप्रॉक्स मिलियन में ये प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं की वजह से किडनी क्या करता है कि प्योरिटीज़ और इम्प्योरिटीज़ को अलग करता है। ये काम करते हैं कि इनका काम होता है प्योरिटीज़ को अलग करना। तो यहाँ पर क्या है
कि प्योर ब्लड आया, प्योर चीज़ें यहाँ पर आई और देन यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्योर से बाहर निकल गया रीनल वेन से, और रीनल वेन से पूरी बॉडी में फैलने लगा प्रोटीन, और किडनी में प्रोटीन और ब्लड है। देन यहाँ पर जो है ना यूरेटर पाइप में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल्स आते हैं। फिर ये जैसे आप देखते हैं यहाँ पर क्या है कि जैसे यूरिनरी ब्लैडर में क्या हुआ कि हमारी बॉडी का यूरिन इकट्ठा हुआ तो ये क्या करेगा, फैल जाएगा, फूल जाएगा, एक्सपैंड करता है। फिर जब यहाँ पर क्या होता है, जब हमारी माइंड में क्या करता है, क्लिक करता है, क्या होता है कि हमारे पूरी बॉडी को मेंटेन करता है, यानी कि पूरी बॉडी का जो भी सिस्टम होता है दोस्तों, आपको पता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, वो मस्तिष्क में जाता है और फिर तभी हमें हिंट मिलता है कि अच्छा अब इस बैग को खाली करना है। देन हम क्या करते हैं, फिर इस बैग से ब्लड हमारा यूरिन निकलता है यूरेथ्रा से। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि ये फूलता पचकता रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब इसमें यूरिन रहता है तो ये फूल जाता है, और जब यूरिन खाली हो जाता है तो ये पचक जाता है। फिर अब हम मेन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारी जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स, उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेफ्रॉन्स क्या है, ये है रीनल आर्टरी वही है दोस्तों जो अभी आपने देखा इसमें, यहाँ पर जो होती है रीनल आर्टरी, ये हमारी रीनल आर्टरी। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल, जिसको अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका बोलते हैं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कुछ साइज दिख रहा है आपको, ये कुछ फिस्ट के आकार का, या कह सकते हैं कि एक पूरा जालिका जैसे बन जाता है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं केशिका गुच्छ, यानी गुच्छे के जैसे बन जाता है। यहाँ पर केशिकाओं का एक पूरा जाल बन जाता है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यही होता है जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर छानने का काम करते हैं। फिर यहाँ पर देख रहे हैं आप जो ये कप के जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड वोमेन्स कैप्सूल, जिसे हम वोमेन संपुट बोलते हैं, वोमेन्स कैप्सूल। दोस्तों वोमेन्स कैप्सूल जो है यहाँ पर एक लूप बना रहा है, आप देख रहे हैं ना, और ये भी साथ में एक लूप बना रहा है, दैट्स कॉल्ड हेनले लूप, इसे हम हेनले लूप कहते हैं। और फिर यही जो है हमारा यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, इसके थ्रू क्या होता है, यहाँ रीनल वेन कनेक्ट रहती है, और रीनल वेन ही क्या होती है, यहीं से हमारे प्रोटीन्स वगैरह बॉडी से निकाल दिए जाते हैं, और फिर इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो कलेक्टिंग डक्ट्स में इकट्ठा होती रहती है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है दोस्तों, यहाँ पर वाटर होता है, मिनरल्स होता है, सॉल्ट होता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें कुछ यूजलेस भी होती हैं और कुछ जो होती है यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, दोबारा इसमें फिर से होता है क्या, एब्जॉर्प्शन होता है 2 बार, और फिर रीअब्जॉर्प्शन होने की वजह से क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स में सिर्फ वही चीज़ें कलेक्ट होती हैं जो कि वेस्ट मटेरियल्स होती हैं। और यही कलेक्टिंग डक्ट्स क्या होता है दोस्तों, इसी को हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा यूरिन कलेक्ट होता है और यूरेथ्रा से हम निकाल देते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको बस समझाया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा एफरेंट और एफरेंट है, ये एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता देती हूँ कि एफरेंट का जो साइज़ होता है थोड़ा मोटा होता है कंपैरिजन टू एफरेंट का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना ब्लड और इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे आ रहा है, उतना यहाँ से क्या होता है बाहर ना जा पाए, तब यहाँ पर क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है। जब प्रेशर जनरेट होगा, आपको पता है कि वो चीज़ बाहर नहीं निकलेगी, तो वहाँ पर वो चीज़ कलेक्ट होती जाएगी, देन वहाँ पर क्या होगा, अब देखिए प्रेशर जनरेट होगा। जब वो प्रेशर जनरेट होगा तो यहीं से क्या होगा कि चीज़ें छन के आने लगेंगी हेनले लूप में। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें अभी जो बची हैं, जैसे वाटर मिनरल्स वगैरह भी, तो जैसे एक्स्ट्रा वाटर जो हो गया, उसको एडीएच आपको पता है, वैसोप्रेसिन जो क्या करता है, उस वाटर को, अगर हम मान लीजिए हमारी बॉडी में वाटर की कमी है तो उसको मेंटेन रखता है। फिर यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या होता है, सिर्फ वेस्ट मटेरियल्स ही बाहर निकलते हैं। और अगर वेस्ट मटेरियल्स के अलावा भी और भी चीज़ें निकल रही हैं अगर हमारे यूरिन से, दैट मीन्स कि आपका जो किडनी है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसका मेन फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऑफ किडनी। दोस्तों किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन्स ही होती है, जो लगभग 1.2 मिलियन में होती है। तो अब हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स देख लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। एक तो ये होता है क्या, हमारा वोमेन्स कैप्सूल, जिसे हम वोमेन संपुट कहते हैं। देन यहाँ पर एफरेंट और इफरेंट जो है, ये दोनों मेन पार्ट होते हैं। देन हमारा हेनले लूप मेन पार्ट होता है। मेनली 4 पार्ट्स इसके मेन होते हैं। मेन तो खैर सभी है, बट यहाँ पर मेन फंक्शन इन्हीं चारों का हम देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन केशिका गुच्छ में होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो ये हमारा ग्लोमेरुलस होता है, इसी में क्या होता है, इसी में मेन फंक्शन होता है दोस्तों। फिर क्या होता है, केशिका गुच्छ में ब्लड ले आने वाली अभिवाही धमनिका, जिसे हम एफरेंट बोलते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल,
अपवाही धमनिका यानी कि इफेरेंट आर्टरियोल से ज़्यादा मोटी होती है, जिससे अधिक ब्लड अभिवाही धमनिका से प्रवेश करता है लेकिन अपवाही धमनिका से बाहर कम जाता है, जिसके कारण वोमेन्स कैप्सूल के अंदर एक प्रेशर बढ़ जाता है, यानी प्रेशर जनरेट होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस प्रोटीन जो है वो रीनल वेन से बाहर निकल जाते हैं। अब वाटर, मिनरल, सॉल्ट, यूरिया, अमोनिया आदि पदार्थों का क्या होता है, पुनः एब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिससे जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स हैं वो कलेक्टिंग डक्ट्स में कलेक्ट होते हैं और समय समय पर यूरिन के रूप में निकाल दिए जाते हैं। और हमारे यूरिन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, वाटर और सॉल्ट होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने आपको जैसे समझाया कि यहाँ पर प्रेशर जनरेट होने की वजह से ही ऐसा होता है। कोई यहाँ पर फिल्टर नहीं लगा है कि आपको यहाँ पर फिल्टर करके देगा, फिल्टर नहीं है, बट बॉडी में क्या है कि कुछ ऐसे फंक्शनल यूनिट्स हैं जैसे कि ये एफरेंट और इफरेंट, इनके वजह से प्रेशर जनरेट होगा। और देन यहाँ पर आप कप की जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस कप वाले स्ट्रक्चर से क्या होता है, छन करके जाती हैं चीज़ें और फिर यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट्स में वेस्ट मटेरियल्स कलेक्ट होते हैं। तो इस तरह से हमारी जो ये किडनी है ये पूरी वर्क करती है। तो इसके अंदर ही क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा किडनी से रिलेटेड आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी भेजिए ताकि उन्हें भी क्या हो, अच्छी नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।